काफी अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे कलचुरी वंश की एक और शाखा रायपुर शाखा के बारे में। कुछ खास कुछ बड़ा है नहीं ये चैप्टर, बहुत शॉर्ट में ये इसको हम डिटेल से पढ़ लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, इसीलिए हम इस रायपुर शाखा को पढ़ेंगे। ठीक है, रेयर है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे, बट पीएससी कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, तो रायपुर शाखा को हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इसके बारे में हमको किन किन विशेष टॉपिक या कंटेंट पे ध्यान देना है। ठीक, सबसे पहले रायपुर शाखा के जो कलचुरी थे, कलचुरी ले लो, रायपुर के कलचुरी शाखा, एक रतनपुर शाखा हो गया। हम रायपुर शाखा के कलचुरी के बारे में पढ़ेंगे। रायपुर शाखा के कलचुरियों को लेकर के सबसे ज्यादा जो कंट्रोवर्सी का विषय रहता है वो रहता है इनके संस्थापक को लेकर। ठीक, आप बुक्स पढ़ेंगे, बुक्स में आपको 2-3 संस्थापकों का नाम आपको मिलेगा, है ना। आयोग ने भी एक बार कोई अलग नाम भी ले चुका है, रामचंद्र देव नाम का किसी शासक का नाम लिया है। ठीक, तो हम ये जानेंगे कि इस वंश के जो संस्थापक थे या इस शाखा के संस्थापक थे उसमें किन किन राजाओं का नाम लाइमलाइट में आता है और किस तरह से क्वेश्चन अब पूछ सकता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, संस्थापक के बारे में हम पढ़ते हैं सबसे पहले रायपुर शाखा की कलचुरी की। ठीक, पहला नंबर मल्हार शिलालेख, ये ध्यान में रखो। ठीक, मल्हार शिलालेख, मल्हार शिलालेख से हमको ये जानकारी मिलती है कि कोई लक्ष्मण देव नाम का कोई शासक हुआ। लक्ष्मण देव नाम का शासक, और यही लक्ष्मण देव नाम का शासक शिवनाथ नदी के दक्षिण क्षेत्र में आता है और खल्लारी महासमुंद और रायपुर वाले क्षेत्र आसपास में अपना साम्राज्य या कलचुरी वंश की एक नई शाखा का नींव रखता है। ये चीज कहां से हमको पता चल रहा है? मल्हार शिलालेख से। क्वेश्चन आपको ऐसा पूछेगा, मल्हार शिलालेख के अनुसार रायपुर शाखा के संस्थापक कौन है? तो कौन है? मल्हार शिलालेख के अनुसार लक्ष्मण देव का नाम आपको नहीं भूलना है। ठीक, दूसरा चीज, हमारे प्रदेश में 2-3 विशेष साहित्यकार या इतिहासकार हुए। ठीक, एक का नाम था राय बहादुर हीरालाल और दूसरे का नाम है मोस्ट फेमस बाबू रेवाराम। ठीक, इन दोनों का ऐसा मत है कि जो रायपुर का जो शिलालेख है, राम टेकरी शिलालेख है, 2-3 मंदिरों में जो हमको शिलालेख मिला है उसमें एक राजा का नाम सबसे पहले आता है, उसका नाम है केशव देव। ठीक, केशव देव, केशव देव नाम के शासक का नाम आता है। इसलिए ये दोनों इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि केशव देव ही वो पहला शासक है जिन्होंने रायपुर में कलचुरी वंश की नींव रखी या कलचुरी वंश की दूसरी शाखा का नींव रखा। कौन? केशव देव ने। ठीक, किसके अनुसार? राय बहादुर हीरालाल और बाबू रेवाराम के अनुसार। मल्हार शिलालेख के अनुसार लक्ष्मण देव। ठीक, अब थर्ड नंबर पे आते हैं, एक अंग्रेज का नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम भी मानता है कि केशव देव ही वो शासक है जिसने रायपुर में कलचुरी शाखा का नींव रखा। ठीक, और उसके बाद हम आ जाते हैं हमारा आयोग, सीजीपीएससी आयोग। सीजीपीएससी आयोग ने रामचंद्र देव, देखो रामचंद्र देव और खल्लारी शिलालेख के अनुसार इसका नाम रामदेव। ठीक, ये एक बार इसको सीजीपीएससी ने इसको आंसर लिया है कि रायपुर शाखा का जो कलचुरी है उसका संस्थापक रामचंद्र देव है। पीएससी ने इसको आंसर लिया है। आंसर लेने के पीछे का कारण हम समझेंगे आगे जब हम शासकों के बारे में पढ़ेंगे। पहले चीज आप इतना समझ लिए कि कौन कौन से व्यक्ति और कौन कौन से शिलालेख के अनुसार रायपुर शाखा के जो संस्थापक है उसे किन शासकों को माना जाता है। पहला चीज, मल्हार शिलालेख के अनुसार लक्ष्मण देव को माना जाता है रायपुर शाखा के संस्थापक। ध्यान में रखिए। ठीक, संस्थापक, अलग अलग शिलालेख और अलग अलग इतिहासकारों का मत। हीरालाल, राय बहादुर हीरालाल और बाबू रेवाराम के अनुसार केशव देव को ये लोग संस्थापक मानते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो शिलालेख मिला है उसमें केशव देव का नाम से ही इनका वंशजों का नाम स्टार्ट होता है, सबसे पहले केशव देव का नाम होता है। ठीक, कनिंघम के अनुसार
केशव देव को ही, ये भी केशव देव को ही मानते हैं संस्थापक, और सीजीपीएससी आयोग ने एक बार आंसर ले चुके हैं रामचंद्र देव को। ठीक, तो ये चारों चीजें आपको पता होना चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन उठा पूछ देगा। ठीक, कनिंघम के अनुसार पूछ देगा, राय बहादुर हीरालाल के अनुसार पूछ देगा, या मल्हार शिलालेख के अनुसार पूछ देगा। ठीक, अब हम पढ़ेंगे, हमने 3 राजा के बारे में पढ़ा जो कंट्रोवर्शियल विषय है कि इनके संस्थापक कौन है, और तीनों राजाओं के बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है। ठीक, मैंने लक्ष्मण देव के बारे में आपको बताया। ठीक, लक्ष्मण देव जो है ये क्या करता है, लगभग 1300 ईस्वी में, ठीक, इसका शासनकाल 1300 से 1340 ईस्वी में, लगभग 1300 ईस्वी में ये रतनपुर की शाखा से अपना एक हिस्सा मांगता है, बोलता है कि मैं अपना एक अलग क्षेत्र चाहिए, मुझे बंटवारा चाहिए। तो उस समय जो शासक था वीर सिंह देव रतनपुर का, वो लक्ष्मण देव को बंटवारे में शिवनाथ नदी के दक्षिण वाले क्षेत्र को देता है कि आप जाइए और शिवनाथ नदी के दक्षिण वाले क्षेत्र को स्वतंत्र रूप से शासन कीजिए। ठीक, ये लक्ष्मण देव आता है और आने के बाद महासमुंद में एक जगह है खल्लारी, ठीक, खल्लारी को अपना राजधानी बनाता है। ठीक, तो ये रायपुर शाखा के कलचुरियों की पहली राजधानी, ध्यान से सुनिए, रायपुर शाखा के कलचुरियों की पहली राजधानी है। ठीक, रतनपुर शाखा का नहीं, रतनपुर शाखा के कलचुरियों का पहला राजधानी क्या है, तुम्माड़। रायपुर शाखा के कलचुरियों का प्रथम राजधानी क्या है, खल्लारी। ठीक, फर्स्ट कैपिटल या राजधानी, फर्स्ट राजधानी लिख देता हूं, यहां तक की कोई दिक्कत नहीं। बना कौन रहा है, लक्ष्मण देव, इसके बारे में हमको जानकारी भी कहां से मिल रही है, तो इसी जगह में एक शिलालेख मिला है, वहां से हमको इसके बारे में जानकारी मिलता है। ठीक, और ये रायपुर शाखा के संस्थापक भी कहलाते हैं खल्लारी शिलालेख के अनुसार, क्योंकि यही वो राजा है जो सबसे पहले खल्लारी में आके शासन किया और खल्लारी में आके कलचुरी वंश की एक और शाखा रायपुर शाखा का नींव रखा। ये सारी चीजें हमको पता चल रहा है खल्लारी शिलालेख और एक और मल्हार शिलालेख से। ठीक, तो यहाँ तक के समझ में आया, खल्लारी को राजधानी कौन बना रहा है, लक्ष्मण देव, इसके बारे में सिर्फ आपको इतना पढ़ना। ठीक, दूसरा हम पढ़ेंगे, दूसरा शासक हम पढ़ेंगे, इनका एक बेटा होता है सिंघण देव, ये थोड़ा सा रहता है राजा सिंघण देव। ठीक, 1340 से 1380 ईस्वी तक। सिंघण देव क्या करेगा, इसको मिला होता है छत्तीसगढ़ का दक्षिण भाग इसके पिताजी को बंटवारे में। सिंघण देव बोलता है कि यार बंटवारे में मिला ठीक है, लेकिन रतनपुर का आप शासन क्षेत्र देखिए कितना बड़ा है, हमारा शासन क्षेत्र बिल्कुल छोटा है। तो ये सिंघण देव बोलता है ऐसा काम नहीं चलेगा, राजा तो मुझे भी बनना है और मुझे अपना साम्राज्य विस्तार करना है। ये सर्वप्रतापी राजा होता है, अपने आसपास के क्षेत्र को जीतता है और शिवनाथ नदी के दक्षिण में पूरा 18 गणों को जीत लेता है, 18 गणों का भी जीता, पूरा का पूरा 18 गढ़ को जीतता है शिवनाथ नदी के दक्षिण में जितना भी गढ़ होते हैं उसको। और 18 गढ़ों को जीतने के बाद ये एक उपाधि धारण करता है। ठीक, इसका उपाधि का नाम है छोणीपति, छोणीपति उपाधि। ये छोणीपति का मतलब होता है अत्यधिक प्रतापी। पता ही चल रहा है कितना प्रतापी था, 18 गढ़ों को जीत ली था ये अकेले, है ना, अत्यधिक प्रतापी। ठीक, तो कलचुरी वंश या रायपुर शाखा के कलचुरियों का कौन सा शासक है जिन्होंने एक उपाधि धारण किया था छोणीपति का, तो उसका नाम है सिंघण देव। अच्छा, उपाधि को लेकर एक और चीज आप ध्यान में रख लीजिए। ठीक, ये जो रायपुर शाखा के जो कलचुरी थे वे एक राजकीय उपाधि भी धारण करते थे, राजकीय। इनका जो जनरली जो राजकीय उपाधि था वो था महाराजा, महाराजा। ठीक, ये इनका राजकीय उपाधि था, यहां तक के कोई दिक्कत नहीं। आपको सिर्फ इतना पढ़ना है लक्ष्मण देव और सिंघण देव के बारे में। सिंघण देव एक उपाधि धारण करता है 18 गढ़ों को जीतकर छोणीपति,
और राजकीय उपाधि सारे रायपुर शाखा के कलचुरियों का राजकीय उपाधि रहता है महाराज कुमार राजा। उपाधि मत भूलिएगा किसी भी राजा का, क्वेश्चन बनेगा वहां से, ठीक। और लक्ष्मण देव जो शासन करता है, खल्लारी अपने खल्लारी को राजधानी बनाएगा, रायपुर शाखा का फर्स्ट राजधानी रहता है। ये सारी जानकारी हमको मल्हार शिलालेख और खल्लारी शिलालेख से पता चलता है, ठीक। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सिंघन देव के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा रामचंद्र देव। रामचंद्र देव, ठीक। 1380 से 1400 ईस्वी तक इनका शासनकाल। क्या होगा इसके शासनकाल में? देखो, सबसे पहला चीज, रामचंद्र देव क्या करता है, ये इसका एक पुत्र होता है, इसका पुत्र का नाम है ब्रह्मदेव राय। ब्रह्मदेव राय ये अपने पुत्र से बड़ा प्रेम करता है। जब ब्रह्मदेव राय का जन्म होता है तो रामचंद्र देव इस ब्रह्मदेव राय के नाम से एक नगर बसाता है। उस नगर का नाम रहता है रायपुर, या उस टाइम में उसको नाम दिया गया रेपुर, ठीक। यही रेपुर का अपभ्रंश होकर के बन गया रायपुर, ठीक। रामचंद्र देव का बेटा होता है ब्रह्मदेव राय। रामचंद्र देव अपने बेटे के नाम से एक नगर बसाता है जिसका नाम है रायपुर। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि रायपुर को किसने बसाया, तो रायपुर को बसाया है रामचंद्र देव ने। ये ध्यान में रखना, क्यों बसाया? अपने बेटे के नाम से, ब्रह्मदेव राय के नाम से, ठीक। तो अब क्या होगा, रामचंद्र देव रायपुर को बसा तो लिया, अब लेकिन ये यहाँ पे बैठ के शासन जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसका राजधानी अभी भी कहाँ पे है? इसका राजधानी है खल्लारी। ये राजधानी को चेंज नहीं किया है, ठीक। और क्योंकि इन्होंने रायपुर को बसाया और बसा करके वहां से अपना शासन चालू कर रहा है, तो आयोग ने इसी कारण से रायपुर के कलचुरियों का संस्थापक रामचंद्र देव को लिया है आंसर, ठीक। क्यों? क्योंकि उन्होंने रायपुर नाम के नगर को बसाया। वर्तमान का जो आप रायपुर देख रहे हो ना, उसको यही शासक रामचंद्र देव ने बसाया था, ठीक। रामचंद्र देव का एक युद्ध आप ध्यान में रखिए, फणी नागवंशी शासक मोनिंग देव के साथ इसका युद्ध होता है। मोनिंग देव, ये ध्यान में रखिए, मोनिंग देव के साथ इसका युद्ध होगा और इस युद्ध में मोनिंग देव को हराएगा रामचंद्र देव। ये कौन सा वंश का शासक था? फणी नागवंश। फणी नागवंश। सिर्फ रामचंद्र देव के बारे में आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, ठीक। इसे रायपुर के कलचुरियों का प्रथम शासक भी कहा जाता है, ठीक। आयोग इसको रायपुर के कलचुरी का फर्स्ट शासक मानते हैं, लेकिन शिलालेख के अनुसार केशव देव फर्स्ट है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे इसका जो बेटा है ब्रह्मदेव राय, उसके बारे में। इसके शासनकाल में जो 2-4 घटना होती है, यहां से क्वेश्चन पूछता है ज्यादातर। ब्रह्मदेव राय 1400 से 1420 ईस्वी तक, ठीक। क्या करेगा? देखो, 1409 ईस्वी में एक विशेष घटना, इसका पिताजी क्या किया था, इसके नाम से रायपुर नाम का शहर बसाया था और वहीं से अपना शासन क्षेत्र चल रहा था, लेकिन उस समय राजधानी उनका क्या था? खल्लारी, ठीक। ब्रह्मदेव राय क्या करेगा? 1409 ईस्वी में रायपुर को राजधानी बनाएगा। रायपुर को बनाएगा ये राजधानी, खल्लारी से ले आएगा रायपुर। तो ये क्या रायपुर शाखा के कलचुरियों का सेकंड राजधानी है क्या? तो बिल्कुल, रायपुर के कलचुरी शाखा का सेकंड राजधानी कौन सा है? रायपुर। प्रथम राजधानी क्या था? खल्लारी, ठीक। देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, रायपुर को बसाने वाला शासक कौन है? रामचंद्र देव। रायपुर को राजधानी बनाने वाला शासक कौन है? ब्रह्मदेव। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। और क्या होता है इसके शासनकाल में? 1402 ईस्वी पे हजीराज नाम का एक व्यक्ति, ये खारून नदी के तट पर, खारून नदी के तट पर एक मंदिर बनवाएगा। उस मंदिर का नाम है हट्टकेश्वर महादेव मंदिर। हट्टेश्वर महादेव मंदिर या शिव जी का मंदिर। हट्टेश्वर महादेव मंदिर, ठीक। इसका शासनकाल का आप निर्माण काल समझिए,
1409 में रायपुर को राजधानी बनाता है कलचुरियों का, रायपुर शाखा के कलचुरियों का दूसरी राजधानी। 1402 ईस्वी में हरिराज नाम का व्यक्ति इसके शासन काल में खारून नदी के तट पर हट्टेश्वर महादेव का मंदिर बनवा रहा है। ठीक, 1415 ईस्वी में क्या होगा देखो, इससे पहले इनका राजधानी क्या था, हल्लारी। ठीक, हल्लारी में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है देवपाल। ये देवपाल नाम का व्यक्ति क्या करेगा, इसी खल्लारी में एक मंदिर बनवाता है विष्णु जी का। ठीक है, जिसको हम नारायण मंदिर के नाम से जानते हैं। ठीक, खल्लारी क्योंकि इनकी पुरानी राजधानी भी था, तो ये पूछेगा कि देवपाल नाम के मोची ने किसके शासन काल में खल्लारी में नारायण मंदिर या विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। तो कौन है वो शासक, ब्रह्मदेव राय के शासन काल में। साथ ही साथ क्वेश्चन ये पूछेगा कि खल्लारी का जो विष्णु मंदिर है या नारायण मंदिर है उसके निर्माण करता कौन है, तो देवपाल नाम का मोची। ठीक, देवपाल मोची, ये ध्यान में रखिए। ये क्या कर रहा है, नारायण मंदिर या विष्णु मंदिर बनवा रहा है खल्लारी में। ठीक जी, इससे क्या पता चलता है, ये किस धर्म को प्रदर्शित कर रहा है, वैष्णव धर्म को प्रदर्शित कर रहा है। ये आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, वैष्णव धर्म। ठीक, ये आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, देवपाल नाम के मोची के द्वारा निर्मित हल्लारी का जो नारायण मंदिर है वो किस धर्म को प्रदर्शित कर रहा है, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, भागवत धर्म, ऐसा करके आपको ऑप्शन में दे देगा। वो नारायण मंदिर वैष्णव धर्म को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, आपको ब्रह्मदेव राय के बारे में सिर्फ ये 2-4 फैक्ट ही पढ़ना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है जी, राजधानी को ट्रांसफर करवाएगा, राजधानी खल्लारी से लेकर के रायपुर आएगा, रायपुर को राजधानी बनाएगा। 1402 ईस्वी में हाजी राज नाम का व्यक्ति हारून नदी के तट पर हट्टेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण करवाता है। और 1415 ईस्वी में इनकी पुरानी राजधानी खल्लारी में देवपाल नाम का मोची नारायण मंदिर बनवाता है जो वैष्णव धर्म को प्रदर्शित करता है। ठीक, क्योंकि वहां पे विष्णु जी का मूर्ति है। अब हम ब्रह्मदेव राय के बाद जिस व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे वो है केशव देव। ठीक, केशव देव के बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ नहीं है, बस एक लाइन में समझना है चीजों को। कितने नंबर का था, 4th नंबर। केशव देव 1420 से 38 तक। केशव देव को क्या कहना है, सॉरी, जो शिलालेख मिला है, खल्लारी शिलालेख, रायपुर शिलालेख, मल्हार शिलालेख, इन सारे शिलालेखों में इनके वंशजों में सबसे पहला नाम आता है केशव देव का। ठीक, तो इसीलिए इस केशव देव को रायपुर के कलचुरी शाखा का भी संस्थापक माना जाता है। रायपुर के कलचुरी शाखा के प्रथम शासक के रूप में इसको हम मानते हैं। ठीक है, अलग अलग इतिहासकारों का ये मत है, अलग अलग शासकों को प्रथम शासक के रूप में मानते हैं। एक तो अपना लक्ष्मण देव, दूसरा हमारा रामचंद्र देव और तीसरा अपना केशव देव। तो रायपुर के कलचुरी शाखा के प्रथम शासक के रूप में इस शासक को भी मानते हैं। ठीक है जी, और जो वंशावली है क्यों मानते हैं, क्योंकि इस रायपुर शाखा वाले कलचुरी वंश का जो वंशावली है, उस वंशावली में जो प्रथम नाम आता है वो प्रथम नाम इसी केशव देव का है, प्रथम नाम केशव देव। इसलिए इस केशव देव को इस वंश का संस्थापक भी माना जाता है। ठीक, हो सकता है कभी कभी रामचंद्र देव ऑप्शन में ना दे, आपको केशव देव दे दे, केशव देव का नाम दे दे, इसीलिए इसको ध्यान में रखना। ठीक, 6th नंबर अब हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा। उस राजा का नाम है अमर सिंह। ठीक, बस इसके बाद एक और शासक पढ़ेंगे, उसके बाद एक रायपुर शाखा के कलचुरी वंश समाप्त। कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक, इसके शासनकाल अमर सिंह, अमर सिंह देव, इसके शासनकाल का क्या है इतिहास है वो हम पढ़ते हैं। 1741 से 53। इसका शासनकाल ध्यान में रखना ना, ये कि इसका शासनकाल कब से कब तक था। अमर सिंह देव, अमर सिंह देव का एक राजकीय कवि था।
ये कवि का नाम भूले तो 1 नंबर खत्म आपका, क्योंकि गिने चुने ही राजकीय कवि हुए हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास में, है ना। खैरागढ़ रियासत में कवि दलराम राव, तो रतनपुर में गोपाल मिश्र, तो अब रायपुर शाखा में एक राजकीय कवि आ रहा है पिंगलाचार्य। पिंगलचार्य कवि माखन बोलते हैं इसको। आपने रतनपुर शाखा में गोपाल मिश्र का नाम सुना है ना, उसी का बेटा होता है ये पिंगलचार्य कवि माखन। किसका राजकीय कवि है? अमर सिंह देव का। किस वंश का राजकीय कवि है? कलचुरी वंश का राजकीय कवि। और कलचुरी वंश में किस शाखा के राजकीय कवि है? तो रायपुर शाखा के राजकीय कवि। ध्यान में रखिए, इनका जो पिताजी जो थे वे रतनपुर शाखा के राजकीय कवि थे, और ये जो राजकीय कवि है पिंगलचार्य माखन, गोपाल मिश्र का बेटा, ये रायपुर शाखा का राजकीय कवि है। ठीक। अमर सिंह देव का शासनकाल कब से कब तक है जी? 1741 से 1753 ईस्वी के बीच। क्या होता है, 1741 में रतनपुर के सत्ता में परिवर्तन हो रहा है। भास्करपन वहां पे आक्रमण कर चुका है, और जो उस समय का जो शासक था उसको वहां से हटा दिया, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से रतनपुर में मराठा शासन लागू हो चुका है। लेकिन 1750 ईस्वी तक 1750 ईस्वी तक रायपुर शाखा में किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं किए होते हैं मराठा लोग। 1750 ईस्वी में यहाँ पे मराठा हस्तक्षेप करते हैं। ये 1750 ईस्वी मराठा के अधीन आ जाता है। रायपुर शाखा के जो कलचुरे हैं वो मराठों के अधीन में आ जाते हैं 1750 ईस्वी में। ठीक। तो रायपुर शाखा के अंतिम स्वतंत्र शासक कौन थे? अमर सिंह देव। ये नाम ठीक कर लेना आप। अमर सिंह देव। ठीक। रायपुर शाखा अंतिम स्वतंत्र शासक। सत्रह 1750 में मराठे लोग आएंगे और इसका राजगद्दी छीन लेता है और बोल देता है, रतनपुर जहां से आप आए हो ना, वहां पे अब हमारा शासन है और आपको भी हमारे अधीन रह के ही काम करना पड़ेगा। नहीं रहना है तो बता दो, युद्ध करने के लिए हम तैयार है। अमर सिंह बोलते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, आपको राजगद्दी चाहिए आप ले लीजिए। 1750 में इन्हें हमेशा हमेशा के लिए राजगद्दी से हटा देता है। ठीक। उसके बाद इसका बेटा आएगा, शिवराज सिंह, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप इतना चीज समझिए अमर सिंह के बारे में। ये कलचुरी शाखा, जो रायपुर के कलचुरी शाखा थे, रायपुर के कलचुरी शाखा के अंतिम शासक था अमर सिंह देव। ठीक। इसका राजकीय कवि का नाम था पिंगलचार्य कवि माखन। 1750 ईस्वी में मराठे लोग यहाँ पे आक्रमण किए या अपना अधीन यहाँ पे स्थापित किए। ठीक। यहाँ तक के आपको पढ़ना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे शिवराज सिंह के बारे में। इसका बेटा शिवराज सिंह 1753 से 1757। देखो क्या होता है, बोलोगे सर ये शिवराज से ही, जब इसका बेटा जिंदा था और शासन जब ये करेगा तो फिर कायदे से तो शिवराज सिंह को कलचुरी, जो रायपुर शाखा के जो कलचुरी है, उसका अंतिम शासक होना चाहिए। लेकिन देखो मैं क्या बताया, 1750 ईस्वी में राजगद्दी से हटा दिया अजमेर सिंह को, राजगद्दी से हटा दिया और बैठ गए वहां पे कोई मराठा शासक या मराठा पंथ। तो इसका मतलब अब तो राजगद्दी खत्म, तो राज शासन खत्म इनका। अजमेर सिंह को 2-4 परगना दे दिया था, रायपुर राज्य में 2-4 ऐसा परगना दे दिया था और बोला था कि देखो ये टैक्स फ्री परगना है, आप यहाँ पे शासन कीजिए और अपना जीवन यापन कीजिए। ठीक। आपसे आपको कोई राजा वाजा वाला कोई उपाधि नहीं दिया जाएगा। शिवराज सिंह के समय क्या होता है, ये बेचारा तो ठीक है, इसका बेटा था अजमेर सिंह का, है ना, 1753 ईस्वी में इसको कुछ नहीं देते, बोलते हैं आपको राजा हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि आपके पिताजी को तो हमने राजगद्दी से हटा दिया था। तो ये जो मराठा शासक है बिंबाजी भोसले, उसके पास जाकर निवेदन करता है कि मुझे अपना जीवन यापन करने के लिए कम से कम 2-4 गांव तो दे दीजिए। तो बोलता है ठीक है, 5 गांव इनको देते हैं टैक्स फ्री, 5 गांव टैक्स फ्री गांव दे देते हैं। बोलते कि जाइए आप वहां से टैक्स वसूलिए,
एक गांव से 1 रुपये 2 रुपये जो आपको लगता है वो टैक्स फ्री है और अपना जीवन यापन कीजिए। ठीक, ये शिवराज सिंह कोई ऐसा बोलते हैं इतिहासकार, ये मराठों के अधीन रायपुर शाखा के पहला शासक और अंतिम शासक आप बोल सकते हो, मराठों के अधीन, ठीक, या मराठा अधीन रायपुर शाखा के अंतिम शासक। ठीक, मराठा अधीन रायपुर शाखा के अंतिम शासक कौन है? शिवराज सिंह। ठीक, रायपुर शाखा के अंतिम स्वतंत्र शासक कौन है? अमर सिंह। ठीक, ये आपका रायपुर को कलचुरी शाखा समाप्त हो गया। आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ठीक है जी, सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको रायपुर के कलचुरी शाखा के बारे में। चलिए फिर अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रायपुर के कलचुरियों का लेकर के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रायपुर के कलचुरियों का उपाधि था या क्या था? वो था महाराज कुमार राजा। ये इनका राजकीय उपाधि था। ध्यान में रखिए, राजकीय उपाधि सदैव पूछेगा जी, राजकीय उपाधि हमेशा पूछता है किसी न किसी वंश से, कुछ भले ना पूछे, ये जरूर पूछेगा उपाधि। ठीक, रायपुर के लहुरी शाखा कलचुरी का संस्थापक किसे माना जाता है? मैं बताया आपको, मल्हार शिलालेख के अनुसार लक्ष्मण देव। ठीक, और बाकी जो कई शिलालेख है जिसके वंशजों में, इसके वंशजों में सबसे प्रथम नाम आता है, फर्स्ट नेम वो आता है केशव देव का। ठीक, तो रामचंद्र देव, क्योंकि ये रायपुर को बसाया और रायपुर से अपना शासन स्टार्ट किया, इसलिए आयोग ने रामचंद्र देव को आंसर लिया है। ठीक, यदि आपको क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन पूछता है रायपुर के कलचुरी शाखा का संस्थापक के बारे में, और यदि वहां पे रामचंद्र देव है तो आपको आंसर रामचंद्र देव ही लेना है, क्योंकि आयोग ने सीजीपीएससी ने एक बार रामचंद्र देव को आंसर ले चुका है। ठीक, तो दावापत्ती करने के लिए आपके पास रहेगा ना जी रिकॉर्ड में ये चीज, इसीलिए बता रहा, रामचंद्र देव को आपको ऑप्शन में देगा तो आंसर लेना। हाँ, यदि शिलालेख के अनुसार पूछे या इतिहासकारों के मत अनुसार पूछे तब आप अलग अलग नाम लेंगे, वो मैं आपको बता दिया था वीडियो की स्टार्टिंग में। ठीक, खल्लारी के नारायण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? देवपाल नाम के मोची ने खल्लारी के नारायण मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक, इस मंदिर में आपको विष्णु जी की प्रतिमा मिलेगी, जिससे पता चलता है कि वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर है। ठीक, वैष्णव, ठीक है जी। अमर सिंह का राजकीय कवि का नाम बताइए। अमर सिंह का राजकीय कवि के नाम थे पिंगलाचार्य माखन। ठीक, पिंगलाचार्य माखन। रायपुर शाखा के अंतिम कलचुरी शासक का नाम बताइए। देखो आपने पढ़ा, शिवराज सिंह भी पढ़ा है, अमर सिंह भी पढ़ा है। देखो अंतिम कलचुरी शासक के नाम में आपको अमर सिंह ही लेना है आंसर, क्योंकि ये स्वतंत्र शासक था, स्वतंत्र शासक। ठीक, रायपुर शाखा के अंतिम स्वतंत्र शासक था। ये मराठों के अधीन था, लेकिन इसको तो राजगद्दी पे कभी बैठने ही नहीं दिए। तो राजा तो वही होगा जो राजगद्दी पे बैठेगा और राजमुकुट धारण करेगा, ना तो इसका राज्याभिषेक हुआ ना कुछ। ठीक, शिवराज सिंह देगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर आपको सिर्फ अमर सिंह लेना है। ठीक, रघुनाथ सिंह, मोहन सिंह, ये सब रतनपुर शाखा के शासक हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए बस इतना ही, और अपना तैयारी बेहतर कीजिए। डे टू डे टाइम निकल रहा है, आपको सीरियस हो जाना है पढ़ाई के लिए। किसी भी टाइप का मिस्टेक और एक टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। यदि आपको एग्जाम पास करना है तो आपके पास टाइम को पास करने के लिए टाइम ही नहीं होना चाहिए। ठीक, टाइम पास करने के लिए बिल्कुल भी टाइम मत निकालिए आप, क्योंकि आपको एग्जाम पास करना है जी, टाइम को पास नहीं करना है। समझ में आया? ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।